अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी, बड़ा रिलीफ मिल चुका है और साथ ही साथ अब निगरान वज़ीर आज़म ने इस चीज़ का भी फैसला किया कि कोशिश की जा रही है किसी तरह जो अशिया खुर्दनोश हैं उनके ऊपर भी कमी की जाए और चीज़ों को की कीमतें जो है वो कंट्रोल की जा सकें। अब मामला जो है वो बड़ा दिलचस्प है। रिलीफ ज़रूर मिल रहा है, लेकिन चीज़ों की चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत को बुनियाद बनाकर कीमतों में इजाफे को बुनियाद बनाकर जब अशिया खुर्दनोश की कीमतें में इजाफा किया गया था, उनको कंट्रोल करना एक बड़ा चैलेंज है निगरान हुकूमतों के लिए। अब इसके ऊपर बातचीत हो रही है, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक अच्छा इकदाम है ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। दूसरी तरफ इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, और निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत करने के लिए दरवाजे खोल दिए हैं और तहरीक इंसाफ की सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिश की जा रही है। आज मुलाकात हुई है निगरान वज़ीर इत्तलात की और शफ़क़त महमूद साहब से, और इस तरह अब मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बार बार बात हो रही थी और ये बड़ी दिलचस्प अमल था और अच्छी बात है ताकि तमाम स्टेक होल्डर से मिलकर बैठ सकें, मुज़ाकरात होने चाहिए। तमाम स्टेक होल्डर्स को इलेक्शंस में जो हिस्सा लेना है उसमें ज़ाहिर बराबरी की बुनियाद पे तमाम स्टेक होल्डर्स को हिस्सा मिलना चाहिए। अब आवाम देखते हैं कि वो किसको वोट देते हैं या नहीं देते। लेकिन असल ख़बर ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए थोड़ा सा जो एक सख्ती थी 9 मई के बाद हमने देखा, अब उसमें कमी आई है, ग्रीन सिग्नल मिला है। लेकिन क्या चेयरमैन पीटीआई के हवाले से कोई बात होगी? तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन ओवरऑल जो बंद दरवाजे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उसके खुलने के इम्कानात रोशन हुए, और जो कि खुश आइंद बात है। अगर ये मामलात थोड़े से संजीदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और अच्छी चीज़ है। थोड़ा सा एक जो सियासी तौर पे तनाव था उसमें भी कमी आएगी और फिर जो इलेक्शंस होंगे वो भी चैलेंज नहीं होंगे, चूँकि तमाम जो प्लेयर्स हैं उनको हिस्सा वो खुलकर हिस्सा ले सकते हैं। फिर अवाम फैसला करेंगे कि वो किसको वोट देते हैं। अब देखना यह है कि क्या नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो किस तरफ जाता है। इस वक्त तक तो मोमेंटम बनाया मुस्लिम लीग नून ने और भरपूर तैयारियां हैं किस अक्टूबर के हवाले से। अक्टूबर की जब हम बात करते हैं, चाहे 12 अक्टूबर हो, ये एक पाकिस्तान के लिए भी और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून के लिए तो एक हमेशा एक जो डरावना ख्वाब ही रहा। अब देखना यह कि 21 अक्टूबर कैसे के बाद जो सियासी मुस्तकबिल होगा, ख़ास तौर पे मीर नवाज शरीफ साहब का, चूँकि आइनी और कानूनी तकाज़े भी उन्होंने पूरे करने हैं और उसके बाद उन्होंने सियासी अमली सियासत में हिस्सा भी लेना है। तो एक बड़ा बयानिया बनाया जा रहा है कि माशी तौर पे चूँकि मुस्लिम लीग नून के क्रेडिट पे जो चीज़ें हैं वो इकॉनमी है, बेहतर इकॉनमी है और माजी में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, रोड्स बने, तो ये सारी चीज़ें उनके क्रेडिट पे हैं। इसका कितना फ़ायदा उठाया जाएगा और क्या अवाम इन तमाम जो माजी की कारकर्दगी है उसके ऊपर है मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे और मियाँ साहब को वेलकम करेंगे। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब यासीन आज़ाद साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, सीनियर कानूनदान हैं। यासीन साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। थैंक यू सर। यासीन आज़ाद साहब, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हम नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तरफ तो आएंगे ही, लेकिन इस वक्त निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की क़यादत से रब्ता किया है, मुलाकातें भी हुई हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी किसी हद तक कन्विंस नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात की जाए, उनको इलेक्शंस में खुलकर जो वो हिस्सा लेना चाहते हैं मिलना चाहिए हिस्सा। इस खबर को या इस इनिशिएटिव को किस तरह देखते हैं? चूँकि 9 मई के बाद हम देख रहे थे कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड लाइन किया जा रहा था, शिकवे शिकायत भी कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, वो ये कह रहे थे कि जो 9 मई में जो लोग मुलव्विस हैं उनको तो सज़ा होनी चाहिए, लेकिन जो बाकी पार्टी है या बाकी सूबों में जो लोग हैं कम अज़ कम उनको तो खुलकर सियासी तौर पे हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए।
इस डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं जो इस वक्त खबरें आ रही हैं? देखें, जहाँ तक मैंने देखा है कि आज से वो शफकत साहब जो हैं जी जी। वो जाके लोगों के साथ मिले हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी जाके मिले हैं और उनसे दरख्वास्त की है कि आप बीच में आएँ। तो मेरे नज़दीक पॉलिटिकल लोगों के लिए मुज़ाकरात करना कोई बुरी बात नहीं है। और हमारा PTI की जो जमात है अभी तक अपनी जगह पे मौजूद है, उसकी अपनी एक हैसियत है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट का निगरान सेटअप है वो किसी सियासी जमात से मुज़ाकरात करता है तो देखना ये पड़ेगा कि पहल निगरान हुकूमत ने की या PTI के लोगों ने की। सही। लेकिन मेरे नज़दीक पहल कोई भी कर ले, फर्क कोई नहीं पड़ता। मुल्की हालात के मुताबिक अगर आपस में सियासी बातचीत होती है तो कोई बुराई नहीं है। वैसे भी हमारे मुल्क के हालात आपको पता है कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है माशी तौर पर भी। तो सियासी एतबार से मेरे नज़दीक हर सियासी जमात का ये हक हासिल है कि वो अपनी पार्टी की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लें। ठीक है। और अगर इस सिलसिले में कोई पॉलिटिकल मुज़ाकरात हो रहे हैं तो ये पॉलिटिकल मुज़ाकरात करना मेरे नज़दीक एक अच्छा इक़दाम है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन इसमें सदर पाकिस्तान का जो रोल है माजी में रहा है या माजी में जिस अंदाज से बिहेव किया गया सदर पाकिस्तान से, उसको एक पार्टी वर्कर की हैसियत से देखा गया, तो मैं नहीं समझता कि सदर पाकिस्तान इस मामले में कोई अहम रोल अदा कर सकते हैं। वैसे भी उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और वो भी एक किस्म के निगरान ही सेटअप के अंदर मौजूद ठीक है। है। यासिर, ये बात तो आपकी ठीक है, और थोड़ी सी बदकिस्मती रही हमारी मुल्क के जितने भी सदूर आए हैं कंट्रोवर्शियल या पार्टी एफिलेशंस के साथ जुड़े रहे, जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बदकिस्मती रही। और आरिफ अलवी साहब के क्रेडिट पे भी इसी तरह की चीज़ें गई हैं। किस तरह देखते हैं मियाँ साहब की वतन वापसी? 21 अक्टूबर को वतन वापस आ रहे हैं, उससे पहले कुछ कानूनी तकाजे भी हैं, ज़रा वो भी उनको पूरे करने होंगे। आप समझते हैं चूँकि उन्होंने एक तो जलसे से खिताब करना है, उसके बाद वो गिरफ्तारी देंगे, क्या हिकमत अमली, आप चूँकि कानून को बहुत बेहतर जानते भी हैं और लीगल टीम की हैसियत से भी, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है? मियाँ साहब खिताब करेंगे, उसके बाद गिरफ्तारी देंगे, या उनको जैसे पहले गिरफ्तार कर लिया गया था एयरपोर्ट पे ही, या इस तरह का कोई अमल भी हो सकता है? लेकिन पहली बात यह है कि जहाँ तक मियाँ साहब का तल्लक है वो वैसे वज़ीर आज़म भी जाके JIT के सामने पेश हुए थे, दुनिया में देखा जी था। जी जी। तो ये इस बात का एतराफ़ है कि मियाँ नवाज शरीफ जो है ना कानून और आइन की पाबंदी करते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जानते हुए भी कि जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनको और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसके बावजूद वो अपनी बेमराद बीवी को छोड़कर पाकिस्तान आए और दोनों बाप बेटी ने अपने जो है ना गिरफ्तारी दी। वो आपके सामने की पोजीशन है। माजी में मियाँ साहब ने जब कभी भी जेल देखा है, आपने देखा होगा कि इवन जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में जब हाईजैकिंग केस में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है जी, उस वक्त भी उन्होंने बड़े शौक के साथ जो है ना जाके जेल को काटा और हालात को पेश किया। आपको याद होगा कि उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक अपील फाइल की थी कि इनकी डेथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट को डेथ सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया जाए। तो मियाँ साहब उनकी जेल कोई नई बात नहीं है, समाजी भी उन्होंने जेल देखा। अब रह गया मामला, आज तो हमें ये मालूम है कि हमारे खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग पेंडिंग है। मैंने कल भी एक या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मैंने ये कहा था कि आईनी एतबार और कानूनी एतबार से ये हमारा कानूनी हक है कि हम भी जो कानून के मुताबिक हमें रेमेडी मिल सकती है उसको अवेल करें। ठीक है। तो हमारे नज़दीक जो सबसे बड़ी रेमेडी वो ये है कि अगर हमारे खिलाफ जो 3 केसेस हैं, हमारी लीगल टीम अपनी जगह बैठी हुई है, पॉइंट पे वर्क कर रही है, तो लीगल रेमेडी हमारे पास एक प्रोटेक्टिव बेल की है। नंबर 2, किसी वजह से अगर प्रोटेक्टिव बेल नहीं होती है, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो हम गिरफ्तारी से घबराने वाले लोग नहीं हैं, हम गिरफ्तारी देंगे। लेकिन ये बात हमारा कानूनी हक बनता है कि हम अपने तीनों केसों में एक एप्लीकेशन दें कि अर्जेंट बेसिस में हमारी अपीलों को सुना जाए। ठीक। तो आपको याद होगा कि जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील पेंडिंग है,
मैडम मरीम नवाज का और नवाज शरीफ साहब की एविडेंस एक ही थी। आपने मरीम नवाज को बाइज्जत से बरी कर दिया और उसी एविडेंस के बिना पर आपने मियां नवाज शरीफ के केस को डिसाइड करना है। तो मेरे नज़दीक 3 केसेस हैं। 3 केसेस के मतलब जो हमारे पास लीगल मेथड है हम उसको पूरा अडाप्ट कर रहे हैं और कानूनी एतबार से हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। और अगर प्रोटेक्टिव बेल मिलती है या हम जाते हैं और हम श्योरिटी फर्निश करते हैं, कोर्ट हमारी श्योरिटी को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि हमारी बेल कैंसिल नहीं हुई है, हमारी श्योरिटी को फोरफिट किया गया है। और जब श्योरिटी फोरफिट हो जाए तो फ्रेश श्योरिटी फर्निश की जा सकती है कोर्ट की इजाजत से। तो ये तीनों केसेस ऐसे हैं जिनके मतलब हमारी टीम ने बाकायदा काम किया हुआ है। मियां साहब 21 तारीख को आएंगे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि वो कानून और आइन का एहतराम करते हुए जो उनके पास लीगल मेथड हैं उनको वो अवेल करेंगे। उसको अवेल करते हुए वो कानूनी जो भी चाराजोई है वो भी करेंगे। और दूसरा ये कि कानून का एहतराम, जिस तरह आपने पहले भी कहा, इस वक्त आपकी सबसे अच्छी इत्तेहादी मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप रही 16 महीने की भी, और पिछले कई दिनों से भी, सालों से भी हम देखें। ज़रा नज़रियाती इख्तलाफात अपनी जगह, सियासत अपनी अपनी, लेकिन कल खुर्शीद शाह साहब का जो बयान आया वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब डील करके वतन वापस आ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उम्र के इस हिस्से में डील करके अगर वो इक़्तिदार में आएंगे तो वो अपनी सियासत को दफन करेंगे। तो इस बयान को किस तरह देखते हैं, क्यों ये नौबत आई इस तरह का बयान देने की? देखें, आज आपने ख्वाजा हाफिज साहब का इंटरव्यू सुना होगा जी। उन्होंने कहा जी पिछले 15 महीने से हमारी जो हुकूमत बनी थी, हमारे दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग थी जी जी। अब जाहिर है कि इंतखाबात का मामला है, हर सियासी जमात को अपने अंदाज से खेलने का हक हासिल है। वो क्या बयान देते हैं पार्टी इमेज को या उसकी जो अपना पार्टी की जो पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए वो क्या स्टेप उठाते हैं, ये हर सियासी जमात का हक हासिल है। और जमहूरी पार्टियों के अंदर ये होता है कि पार्टियाँ एक दूसरे पर नुक्ताचीनी करती हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन्होंने 15 महीने मिलकर हुकूमत की, उनके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई। और पार्लियामेंट के अंदर बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर रिकॉर्ड है कि मियाँ शहबाज शरीफ सख्त मेहनती आदमी हैं और उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इन तमाम मामला को चलाया। ठीक है, तो सियासी एतबार से अगर वो एक दूसरे को नुक्ताचीनी करते हैं तो मैं कहता हूँ उनका जायज़ हक है। इस तरह हमारे बाहर के मामले में ग्रुपिंग है, हम एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करते हैं, लेकिन हमारे दरमियान कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। दोनों ग्रुपों को इस बात का हक हासिल है कि वो अपने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक बात करें। और जमहूरियत का ये हुस्न है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी पार्टी के मंशूर और तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़े। यासीन साहब जी जी, आप बात दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन नज़रियात पे, मंशूर पे तनकीद करना या पॉलिसीज़ पे तनकीद करना तो समझ आता है, लेकिन यहाँ तो बराह रास्त इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप एस्टैब्लिशमेंट, वो एस्टैब्लिशमेंट जो न्यूट्रल हो चुकी है, उसके साथ डील करके वतन वापस आ रहे हैं। सर, जहाँ तक इस बात का तल्लुक है, मैं बिल्कुल बेलाखौफ ये बात कहूँगा कि किसी भी पार्टी को जब मौका मिलता है जी तो वो किसी किस्म का फर्क नहीं छोड़ती। ठीक है, अब जिस एस्टेब्लिशमेंट की बात आप कर रहे हैं, आज केयर टेकर गवर्नमेंट है और आपका वज़ीर आज़म जो है ना पूरी दुनिया की सैर कर रहा है, अमेरिका में भी जा रहा है, चाइना में भी जा रहा है। उससे पहले कोई केयर टेकर सेटअप में कोई कहीं गया है क्या? आप बता दें, नहीं गया। केयर टेकर सेटअप का मतलब क्या होता है? इलेक्शन कराना और घर चले जाना। ठीक है, तो वो अलग बात है। अब एस्टेब्लिशमेंट की वजह से आप ये देख लें, मैं तो ये नहीं कहता कि केयर टेकर गवर्नमेंट की वजह से सारा कुछ हुआ। आज डॉलर मेरे ख्याल में 272 पे आ गया, तो किसकी कोशिशों से आया है? उन्हीं लोगों की कोशिशों से आया जिनको आपने ताकतवर, हमने और आपने मिलकर ताकतवर बनाया हुआ है। तो मैं अपनी जाती हद तक ये कहता हूँ कि उनका कोई आईनी रोल नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आईनी रोल न होने के बावजूद तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मेरे पार्टी का व्यू नहीं है, ये मेरा अपना जाती व्यू है, शुरू से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, मैं आज भी कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामला में दाखिल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क के हालात मेरी समझ में नहीं आता। यासीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, तो ये भी बदकिस्मती है ना सर, आप ही की सियासी जमातें हैं जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल हैं, वो क्यों इस चीज़ को ज़ोर दे रहे हैं या इस तरह का तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह इंतखाबात मुलतवी हों? मज़ीद 6-8 महीने हैं, तो आप जानते हैं अगर जनवरी के इख्तिताम पे
इलेक्शंस नहीं होते तो आगे सेनेट है आपका, 11 मार्च को आधा सेनेट खाली हो जाएगा, आइनी बहरान जन्म लेगा, तो ये जवाब नहीं पेश किया जा रहा, निगरान सेटअप और लंबा हो जाएगा ज़ाहिर है। तो इस तरह की बातें क्यों की जा रही हैं और जमहूरी जमातों की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से की जा रही है? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब का सिर्फ ये कहना है कि जनवरी के महीने में जिस इलाके में उनका वोट बैंक है, सर्दी होगी, लोग वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। मेरे नज़दीक ये कोई ग्राउंड नहीं है। राइट सर, इलेक्शन पहले ही हमारा डिले हो गया, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए था, जो नहीं हुआ। अब जो सूरत हाल है, मेरे नज़दीक जनवरी के एंड पे इस इलेक्शन में होना है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है कि जनवरी के आखिर तक ये इलेक्शन हर हाल में हो जाना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लोग अपनी मर्जी के नुमाइंदों को चुनें, उनको पार्लियामेंट के अंदर भेजें, तो पार्लियामेंट के अंदर जाके लोगों के मसाइल को हल करने के लिए जो कानूनी तरीकाकार है उसको अडाप्ट करें। क्योंकि अगर आप फ्रेश मुद्दे के साथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट के अंदर नहीं भेजेंगे, आपके मसले मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक, यासीन साहब ये बात आपकी ठीक है। और एक मफूजा और जो थोड़ी देर पहले आप खुद भी बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये ज़रा आपका अपना ओपिनियन है, पार्टी पॉलिसी या पार्टी बयान नहीं है, लेकिन एक चीज़ हमने भी ऑब्ज़र्व की और जो किसी हद तक ये मफरूज़ा ज़र गर्दश भी है और फैक्ट भी है। जिस तरह आपने कहा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म दुनिया भर में वो घूम रहे हैं, कभी अमेरिका कभी चाइना, साथ ही साथ डॉलर कैसे कम हुआ और किसकी वजह से कम हुआ आप जानते हैं। अभी जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है और साथ ही साथ अब अशिया खुर्दनोश में भी रिलीफ देने की बातें हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे इख्तियारात हैं, चीज़ें हैं जो ज़रा निगरान सेटअप के पास नहीं होते। लेकिन अब मफरूज़ा ये है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद, इकॉनमी बेहतर करने के बाद, पक्की पकाई देग पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्यों रखी जाएगी? अब हालात ठीक हो गए, 3-4-6 महीने में हमने सब चीज़ें कंट्रोल कर ली हैं, आएँ अब अपना बयानिया बनाएं और इलेक्शन लड़ें। तो वो कह रहे कि इलेक्शंस तो नहीं होंगे, इलेक्शंस मज़ीद 6 महीने साल लंबा सेटअप ये चल सकता है। इस तरह के मफरूज़े ज़ेर गर्दिश हैं इस्लामाबाद और पिंडी के कॉरिडोर्स में। नहीं, ये कौन कह रहा है इलेक्शन नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इलेक्शन की बात कर रही हैं। बिल्कुल कह रही हैं, लेकिन सर यासीन साहब आप भी जानते हैं, हम भी इन्हीं सियासतदानों के साथ, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खुलकर ये बात कह चुके हैं और दूसरे जमातें भी, बहाने जवाब पेश किए जा रहे हैं कि किसी तरह इलेक्शन डिले हो। और डिले का मतलब आप समझते हैं कि क्या है? अब मैं ये खुल के नहीं बोल सकता। नहीं, आप खुल के बोल दें, मैं खुल के बोल देता हूँ कि डिले करना मेरे नज़दीक पाकिस्तान के हक में नहीं है। डिले करना पाकिस्तान की सियासी जमातों के हक में नहीं है। और फिर हमारे यहाँ का जो आइन है उसको क्या करें? तो सर सियासी जमातें तो डिले का कंधा फराहम कर रही हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। नहीं, सियासी पार्टियां भी क्या कर रही हैं? अगर सियासी पार्टियों ने डिले करना होता तो शायद मियां नवाज शरीफ साहब फिर नहीं आते। वो कहते कि जी डिले हो रहा है, इलेक्शन में जाके क्या करना। सर एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है इस वक्त जो इलेक्शन की तैयारियां कर रही है, बाकी कोई जमात बता दें जो इलेक्शन के हवाले से तैयारी कर रही हो या कोई कोशिश? सर इलेक्शन के बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयारी कर रही है। सिंध के अंदर उनके अपने जलसे जुलूस हैं, आज भी कल के लिए भी उनका एक प्रोग्राम अपनी जगह पे मौजूद है। सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं कि पीटीआई के लोगों ने अभी अपना काम बाकायदगी स्टार्ट नहीं किया। बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जगह पे। आप अब ये बता दें कि जब मेरा आइन ये कहता है कि असम्बली टूटने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो 90 दिन तो चलो गुजर गए, लेकिन इस आइन का मजाक कब तक उड़ाएंगे? या पाकिस्तान की सियासी जमातों के जो हेड हैं उनमें से बाद वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं, बाद सदर भी रहे हैं, क्या उन्होंने आइन के तहत अलग नहीं उठाया हुआ है? क्या आइन की पासदारी करेंगे? तो मैं ये कहता हूँ कि सियासी जमातों को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूर करना चाहिए कि जनवरी के एंड पे ये इलेक्शन हर हाल में हो जाना चाहिए। चलो हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे हो जाए, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जनवरी के एंड पे। लेकिन सूरत कब खराब हुई? जब आपने मरदमशुमारी के मामले को टेकअप कर लिया, हल्का बंदियों का मामला आया। अगर ये तमाम अक्सर मिसाइल नहीं होते तो शायद 90 दिन का ही डिमांड से लोग कर लेते। ठीक, तो अब मरदमशुमारी का मामला भी क्लियर हो चुका, 30 नवंबर तक हल्का बंदी और अब इलेक्शन जनवरी के अख्ताम पे हर हाल में होना चाहिए। बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और इलेक्शन वाकई में होना चाहिए, आइन और कानून का तकाजा भी यही है। और इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है इस चीज़ की, और किसी भी तरह इलेक्शंस डिले नहीं होने चाहिए। ये नया मैंडेट है और वो फैसला करे, लेकिन सियासी जमातों को अपना इनपुट देना होगा, इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।